हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज से मैं पॉलिटी का एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ और डेली बेसिस पे हम पॉलिटी के सीरीज को जारी रखेंगे और हर रोज़ एक टॉपिक को हम लोग कवर करते जाएंगे। और ये जो वीडियो है पॉलिटी का, ये डेली बेसिस पे आएगा, यानी कि मंडे टू संडे, यानी रोज एवरी डे जो है ये क्लासेस जो है ये चलेंगी, सीरीज चलेंगी और एक भी दिन की छुट्टी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये छुट्टी वगैरह जो है ये इसे आपको त्यागना होगा, ठीक है, बेसिकली। और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको अगर गैप कर करके मैं चलूँगा तो आपका जो ये सीरीज़ है या ये जो कंप्लीट करने का एक जो टाइम पीरियड होता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टाइम बाउंड को देखते हुए और एग्ज़ाम के टाइम को सीरियसली लेते हुए मैं पॉलिटी के इस सीरीज़ को डेली बेसिस पे करूँगा और डेली हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाएंगे। और ये जो मेरा जो सोर्स है या किस बेसिस पे या कहाँ से मैं सोर्स लेकर पढ़ा रहा हूँ, तो ये बेसिकली मैं लक्ष्मीकांत, जो कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है, उसको मैं यहाँ पे बेस बनाकर चलूँगा। और सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं, कुछ अगर जानकारी लक्ष्मीकांत में भी अगर कुछ कमी है कहीं पे, ठीक है, कुछ बहुत पॉइंट्स यहाँ पे थोड़े कम एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो मैं उसे किसी और सोर्स से भी ऐड करते हुए चलूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा हर एक टॉपिक को। तो बिना किसी देरी के हम लोग पॉलिटी के इस बेहतरीन सेशन को शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को खूब से खूब ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और देखिए, शेयर करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट जो कि क्लास करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं है, या क्लास कैसे करें, क्योंकि कोचिंग वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या कई सारे ऑनलाइन सोर्स हैं लेकिन उसमें बहुत सारे पैसे वो लोग, ठीक है, चार्ज करते हैं। तो ये जो क्लासेस है ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऐसा नहीं है कि इसमें मैं किसी तरह का क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करूँगा। क्वालिटी आपको एकदम जो आपको पेड कोर्सेज में देखने को मिलती है बल्कि उससे बेहतर मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सप्लाई करना है मुझे स्टूडेंट्स को, ठीक है। और ये मेरा शौक है पढ़ाने का, तो इसमें मैं किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। आज से ये इंट्रोडक्शन मैं शुरू कर रहा हूँ, आज से क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। तो आज की क्लासेस थोड़ी सी, मैं इंट्रोडक्शन का ये जो पीरियड है ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मेन जो क्लास है कल से पूरे तरीके से फ्लो में आएगा। आज जो है टॉपिक्स थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन कल से एकदम फुल फ्लेजेड मैनर में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन है तो आज थोड़ा लाइट मैनर में पढ़ रहे हैं। और आप जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ इसे शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हर एक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। और एक खास बात, पॉलिटी के साथ साथ हो सकता है मैं अब करंट अफेयर्स के भी टॉपिक लेना शुरू करूंगा, वो भी डेली बेसिस पे। और ये द हिंदू का डिस्कशन होगा, ठीक है। और ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है या हिंदुस्तान टाइम्स है, और ये मल्टीपल सोर्सेज से मैं कवर कर इसे डेली बेसिस पर आपको यूपीएससी लेवल का, ठीक है, करंट अफेयर्स भी मैं अब कवर कराने जा रहा हूँ। उसका भी सेशन शुरू होने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्जेस आपसे नहीं चार्ज किए जाएंगे। और वहाँ पे आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी करंट अफेयर्स के लेवल पर, किसी अदर सोर्स को आपको फॉलो करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं क्लास के एंड में फिर से बात करूंगा, लेकिन आज का जो हमारा जो फोकस रहेगा वो हिस्टोरिक पॉलिटी पर पूरा रहेगा ये क्लास। और पहला जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई भी हिस्ट्री का भी कोई टॉपिक हो, ठीक है, या फिर और भी कई सारे टॉपिक्स होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, उसका अगर आप लोग बैकग्राउंड ठीक से समझ जाएंगे तो आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे इससे बैकग्राउंड से ही आपको कनेक्टेड मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग बैकग्राउंड ठीक से समझ जाते हैं तो आपको किसी भी तरीके से आगे आने वाले टॉपिक में को
आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे चीज़ें जो है इससे आपको लिंकअप होते हुए दिखेंगे, एक दूसरे से सभी सभी कड़ियाँ जुड़ते हुए दिखेंगी, और आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे कि आखिर ये टॉपिक कहाँ से जुड़कर। किसी भी चीज़ को पढ़ने से सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि आप उसे लिंक करके चलो, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम अगर समझ जाएंगे तो आगे जितना भी टॉपिक है हम लोग उसे समझते चलेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के आज से ये जो सेशन शुरू हो रहा है, ये जो सीरीज शुरू हो रही है, इसका बेहतरीन शुरुआत करता हूं मैं। और पहला जो ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसे कवर करता हूं, ठीक है। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो रहा था तो इतने सारे लोग आपको देखने को मिल रहे थे, ये सभी लोग मिल के और कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया है, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, ये कोई बता सकता है क्या? कमेंट करें या वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनने में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। मैंने कम्युनिटी टैब में भी इसके लिए सवाल पूछा था, ठीक है, आप वहाँ पे भी जाकर जवाब दे सकते हैं। ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये कौन है, इसे जरा आप बताएं, पहचाने कौन है ये, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसका एंड में आपको जवाब दूंगा, ठीक है। गेस करिए कौन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिफोर 1947, ठीक है, बिफोर 1947 क्यों बोला जा रहा है? तो 1947 में हमारा देश जो है वो इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो 1947 से पहले क्या सिचुएशन थी, ठीक है। तो 1947 से पहले जो है इंडिया जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ था, 2 मेन एंटिटीज में बटा हुआ था। पहली एंटिटी क्या थी, या पहला हिस्सा था ब्रिटिश इंडिया का, और दूसरा हिस्सा था प्रिंसली स्टेट्स का, ठीक है। 2 हिस्सों में बटी थी। ब्रिटिश इंडिया में जो है वो 11 प्रोविंस थे, 11 प्रोविंस मिलके ब्रिटिश इंडिया के हिस्से में थी, ठीक है। और हर एक प्रोविंस के अपने प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, दूसरा हिस्सा था प्रिंसली स्टेट। इसको जो रूल किया जाता था वो इंडियन प्रिंसेस के द्वारा किया जाता था, जो कि अंडर आते थे सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के अंदर में, ठीक है। और ये जो 2 एंटिटी थी इसे बाद में क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया, आप मिलाकर उसे इंडियन यूनियन बना दिया गया, ठीक है। यानी कि यूनियन यानी सेंटर, ठीक है। एक सेंटर होगा, एक उसे चलाने वाले होंगे, किसी तरह का कोई डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो 2 डिवीजन था ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट का, इसे मिलाकर इंडियन यूनियन बना दिया गया। लेकिन बट मेनी ऑफ द लीगेसी सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया इज फॉलोड इवन नाउ। लेकिन अभी भी ये मर्जर के बाद भी, ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो, बहुत सारे सिस्टम्स जो है अभी भी हम लोग ब्रिटिश इंडिया के समय के ही फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ें जो ब्रिटिश ने लागू किया था, या वो लोग जो फॉलो करते थे, हमने उससे इंस्पायर्ड होकर हम कह सकते हैं हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ऐड किया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो वो लोग हमारे ऊपर मतलब वो लोग जो फॉलो करते थे, जो रूल्स को, जो रेगुलेशंस को, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। लेकिन वो इसलिए ली गई है क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट है, यह हमारे लिए ज़रूरत थी, ठीक है। तो किसी से इंस्पायर होकर कोई ब्रिटिश इंडिया से भी इंस्पायर होकर हमने लिया तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो हमने वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे देशों से हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे देशों से हमने, कनाडा से, यूएसए से, रसिया से, ठीक है, ठीक है, कई सारे देशों से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का कुछ कुछ चीज़ें हमने ली है, ठीक है। तो उससे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स और जो इवोल्यूशन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उससे कई सारे रेगुलेशन हमें देखने को मिलते हैं जो कि बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस पास किए गए थे, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले पास किए गए थे, ठीक है। तो पहला जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है रेगुलेटिंग एक्ट। और आज का हमारा पहला टॉपिक भी यही है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं इसे कवर करूँगा, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और एग्ज़ाम में आपको अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसे एकदम कंफर्टेबली उसे
हैंडल कर सकेंगे और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, बेधड़क होकर आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है और क्यों इसे लाया गया था, क्या जरूरत पड़ी थी रेगुलेटिंग एक्ट। तो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हाँ, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताई गई है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर में वो इस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है, और द एक्ट, ये जो एक्ट है ये ब्राउट किया गया है, या ये एक्ट जो लाया गया है ये रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। किसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है? तो जो भी एक्टिविटीज, जो भी काम किए जा रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि 1600 के अंदर में भारत में आई थी एज ए ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के मकसद से आई थी और बाद में इसने इंडिया पर ही रूल करना शुरू कर दिया। तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इसकी एक्टिविटीज को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे, पार्लियामेंट टू ब्रिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया, ताकि ब्रिटिश इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया जा सके, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, कुछ प्रीलिम्स, अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ देखें कि क्या इंपॉर्टेंट हमें मिलता है रेगुलेटिंग एक्ट में, क्योंकि देखिए पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप थ्योरेटिकल कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी टॉपिक को अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ते हैं तो उससे अच्छा तैयारी और कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़े, एक नॉर्मल व्यू के, एक नॉर्मल जानकारी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, और एक हर एक टॉपिक को अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें तो वो एक बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये अलग से एक सेक्शन इसमें रखा है कि प्रीलिम्स के या वनडे टाइप क्वेश्चंस में या एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑप्शंस वाले, उसमें किस तरह से क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन मतलब आंसर राइटिंग में भी आपको ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कोई भी क्वेश्चंस अगर बनते हैं मेंस एग्जाम में भी, तो यूपीएससी के मेंस में भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो है उसमें भी आपको आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, और वनडे टाइप क्वेश्चन में तो ये हेल्प करने ही वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। दिस एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया। ये जो एक्ट परमिट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो टेरिटोरियल पोजीशन जो है उसे रिटेन रहे, यानी बना कर रखे। ठीक है, ठीक है, उसको बना कर रखे, और ये परमिशन जो है वो ये एक्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए पोस्ट में या पदवी में, कुछ चेंजेस किए गए। क्या किए गए कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया, यानी अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो कहलाते थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएंगे। ठीक है, इसे और क्या क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, कोर्ट जैसी चीज यहाँ पे नहीं थी इंडिया के अंदर में उस समय, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया कैलकाटा के अंदर में इसी एक्ट के द्वारा। अब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश कैबिनेट वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स, और पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को ये अधिकार दिया गया कि जो भी एक्सरसाइज है, जो भी कंट्रोल की करे, किस पर, इंडियन अफेयर्स पर, यानी इंडिया के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको डायरेक्टली कंट्रोल करने का अधिकार दे दिया गया इस एक्ट के द्वारा। किसको? ब्रिटिश कैबिनेट को। समझ में आ रही बात? ठीक है, कुछ मेजर फीचर्स है इस एक्ट के, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैंने अभी अभी बताया
कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो इनके लिए एक ऑफिस तो बनाना ही पड़ेगा। तो एक ऑफिस बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, और ये जो ऑफिस है ये गवर्नर ऑफ बंगाल को रीडेजिग्नेट करता है एज द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्ट विलियम। ठीक है, यानी कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पहले डेजिग्नेट था, उनका जो ऑफिस था एज ए गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम के अंदर में, बंगाल में फोर्ट विलियम है, वहां पे ऑफिस था गवर्नर जनरल को, इसी को डेजिग्नेट किया गया, यानी गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और इनका जो ऑफिस है वो फोर्ट विलियम में कर दिया गया। ठीक है, ऑल्सो नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यही मैंने बताया। और पहले जो फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने इस पदवी को संभाला, इस पोस्ट को संभाला, ये काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने इस डेजिग्नेशन को परफॉर्म किया या निभाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका निकल गया। ठीक है, और फोर्ट विलियम में है, ये भी पता चला। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट द गवर्नर, और गवर्नर को असिस्ट करने के लिए, यानी गवर्नर को एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया, ताकि वो, ठीक है, कदम से कदम मिलाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ चले और उनको असिस्ट करे, उनको हेल्प करे जहां पर वो अटक रहे हैं, कहने का मतलब है। तो क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया गया, और जो ये जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में कितने मेंबर होंगे, तो 4 मेंबर का ये जो ग्रुप है इसे क्रिएट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और इसे किस लिए किया गया, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए किया गया। ये एक हो गया। एक नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि पहले था 3, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये था 3 थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब क्या किया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया, और बाकी के जो 2 गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, इसे इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे ऊपर होंगे, इनके अंडर में काम करेंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, ये पॉइंट को क्लियर रखना है। ठीक है ना। तो द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वाज मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यही मैंने बताया। यानी कि अल्टीमेट अथॉरिटी अब किसके पास आ गई, तो अल्टीमेट अथॉरिटी यानी सबसे मतलब कि जो मेन फैसला हर चीज में लेगा वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लेगा, और इसके अंडर में काम करेंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के चलते ये काफी मेजर चेंज देखने को मिला। तो इस पॉइंट से एकदम स्टार मार्क आप लगा लीजिए कि क्वेश्चन इससे आता ही आता है, एकदम पूछता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन मतलब कि बन सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाले हैं। ठीक है, आगे है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट जुडिक्चर एट फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम के अंदर में सुप्रीम कोर्ट यानी कलकत्ता के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब हुआ, 1774 में हुआ। एक्ट कब आया, 1773 में, उसके नेक्स्ट ईयर ही, ठीक है, 1774 में ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कहाँ, फोर्ट विलियम में, जो कि एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिश्ड है कलकत्ता के अंडर में। उस टाइम कलकत्ता था, आज कोलकाता हो गया है। विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, यानी इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और 3 जो है 3 उसके अदर जजेस होंगे, यानी टोटल 4 मेंबर होंगे, जिसमें एक होगा चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो कोर्ट है ये एक्सटेंडेड टू ऑल एरियाज लाइंग अंडर द बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। और ये जो कोर्ट है ये फैलाया जाएगा, ये काम करेगा तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और
और आगे क्या है कि रिफॉर्म्स टू द, ये हो गया। नेक्स्ट है कि रिफॉर्म्स टू द कर्ब करप्शन, और कुछ जो करप्शंस वगैरह हो रहे हैं इसको इस पर रिफॉर्म लाने के लिए, यानी क्या था कि जो यहाँ पे कंपनी के जो लोग थे वो यहाँ आते थे, इंडिया में आते थे, और कुछ ही समय रहने के बाद जब वो वापस इंग्लैंड जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेकर यहाँ से जाते थे और एक मोटी रकम लेकर जाते थे, और वहाँ पे एक ऐशो आराम की ज़िंदगी वो काटते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े पैमाने पर जब करप्शन हो रहा था तो इसी को रिफॉर्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट के द्वारा इस पर भी काम किया गया। तो दिस एक्ट बॉट प्रोविजन ऑन द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन पर लगाम लगाने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, ताकि जो है करप्शन जो उनके द्वारा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम द लोकल पीपुल, वो क्या करते थे, यहाँ के लोकल पीपुल से, राजा से गिफ्ट लेते थे, ब्राइब लेते थे, घूस लेते थे, और कुछ प्राइवेट ट्रेड भी करते थे उनसे मिलकर, और उससे मोटा पैसा कमाते थे। तो इसी को रिफॉर्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर इलेक्टेड फॉर जो कंपनी के जो डायरेक्टर है वो इलेक्ट होते हैं कितने पीरियड के लिए, तो 5 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं। एंड 1/4 ऑफ देम वर रिटायर्ड एवरी ईयर। देखिए 5 साल के लिए वो क्या होते हैं, 5 ईयर्स पीरियड के लिए वो इलेक्ट होते हैं कंपनी के डायरेक्टर, और हर साल एवरी ईयर उसमें से 1/4 जो मेंबर है वो रिटायर कर दिए जाते हैं। ठीक है, देयर वाज नो प्रोसीजर फॉर री इलेक्शन अवेलेबल, और ये जो डायरेक्टर का पोस्ट है कंपनी के अंदर में, इसमें एक बार जो रिटायर हो गया वो दोबारा उस पोस्ट पर री इलेक्ट होकर नहीं आ सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग एकदम ध्यान देंगे, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में इसे कवर कर रहा हूँ। ठीक है ना, और इस एक्ट से क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये ध्यान देख लेते हैं हम लोग। तो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, ये एक पहला चेंजेस मतलब एक्ट के द्वारा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा कि जुडिशरी के अंदर में एक काफी ज्यादा चेंज हमने देखने को मिलता है कि दिस इनैक्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ लैंडमार्क इनैक्टमेंट दैट इज ब्राउट ए लॉट ऑफ डायनामिक एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो जुडिशियरी जो है कंट्री के अंदर में, जो कोर्ट है, जो कानून के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इसने चेंज कर दिया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लगाम कसा, जैसे कंपनी के लोगों पर, कंपनी के एम्प्लॉयज़ पर लगाम कसा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे गठन देखने को मिला। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे बना दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है कि इस एक्ट के द्वारा एक इम्पोर्टेंट चेंज देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे बना दिया गया। ठीक है, और पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को ऑफ द कंपनी वेर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जो पॉलिटिकल मैटर से, डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, जो कानून से रिलेटेड है, वो एक अलग उसको कर दिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, ठीक है, ऑफिशियल जो वर्क है, उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, दिस एक्ट ऑल्सो लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। और देखिए पहले था कि 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। अब क्या किया गया कि बंगाल को मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, यानी इससे टॉप मोस्ट एक सेंट्रल पावर दे दी गई, और बाकी जो 2 है बॉम्बे और मद्रास जो है वो इसके सबऑर्डिनेट कर दिए गए, वो इसके अंडर काम करेंगे, यानी एक सिंगल हेड बना दिया गया, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन कर दिया गया, और बाकी जो 2 प्रेसिडेंसीज हैं वो इसके अधीन काम करेंगे, यानी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक्ट जो है पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया कलकत्ता के अंदर में। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी गई है। ठीक है, ये सारी अच्छी बातें थी। कुछ डिफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, कुछ इसमें लूप होल से कुछ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर सिक्के के 2 पहलू हैं आप कह सकते हैं। तो ये एक्ट के द्वारा क्या पहला डिफेक्ट की, द एक्ट रेंडर्ड द गवर्नर जनरल विदाउट एनी वीटो पावर, यानी गवर्नर जनरल तो बना दिया गया लेकिन उसको किसी भी तरह की कोई वीटो पावर नहीं दी गई। ठीक है, या अकेले कोई फैसला वो नहीं ले सकता था। ठीक है, उसके सबऑर्डिनेट्स और भी कई सारे मेंबर थे। ठीक है,
यानी कि ही वॉज ओवर रूल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द मेजोरिटी डिसीजन ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल, यानी उसके काउंसिल में जो मेंबर्स थे उसमें जैसे उसने कोई फैसला लिया तो बाकी मेंबर्स ने कुछ उसको नहीं माना, तो सभी मिलके उसको अपोज करते थे और उसको किसी तरह से वीटो पावर नहीं थी कि वो अपने फैसले पर एकदम कायम रहे और उसी पर फैसला सुनाए और वही चीज लागू हो जाए, ऐसा नहीं था। तो वीटो पावर नहीं दी गई थी, ठीक है, ठीक है, यानी अल्टीमेट वो डिसीजन वो नहीं ले सकता था। उसके अंडर में कई सारे एग्जीक्यूटिव मतलब मेंबर्स थे, वो उसको ओवररूल्ड कर देते थे कई बार, ठीक है। तो ये एक देखने को मिलता है डिफेक्ट। अगला है डेलिब्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो सबऑर्डिनेट की तरह काम करेंगे और जो अल्टीमेट पावर जो है वो वी आर लेट डाउन टू द गवर्नर्स एंड, यानी गवर्नर के हाथ में अल्टीमेट पावर रहेगी, जिससे कि क्या होगा कि डेलिब्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट सबऑर्डिनेट लेवल एंड प्रेजेंस ऑफ करप्शन। और इससे होगा क्या कि सबऑर्डिनेट लेवल पर, यानी ये बॉम्बे और मद्रास जो सबऑर्डिनेट की तरह काम करेंगे बंगाल के अंडर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर, तो सबऑर्डिनेट लेवल पर क्या होगा कि करप्शन हो सकता है। ये एक करप्शन का जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है, यानी करप्शन का जो चांसेस है यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ सकता है इस चलते, ठीक है। आगे है लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि पावर में जो डिवीजन है उसमें लैक देखने को मिलता है, उसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या कि दिस एक्ट वाज साइलेंट ऑन द स्टेटस और कंसर्न ऑफ पीपल ऑफ इंडिया हु वर पेइंग रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इस एक्ट के द्वारा साइलेंट कर दिया गया, शांत कर दिया गया स्टेटस को या कंसर्न को पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों को इस एक्ट के द्वारा चुप करा दिया गया कि जो एक्चुअल पे कर रहे रेवेन्यू किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। पार्लियामेंट वाज इनइफेक्टिव इन स्क्रूटनाइजिंग द रिपोर्ट सेंट बाय द गवर्नर जनरल, और पार्लियामेंट को इन इफेक्टिव जो है वो स्क्रूटनी दी जाती थी, रिपोर्ट दी जाती थी और सेंड की जाती थी गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो काफी ज्यादा कुछ डिफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं कुछ पॉइंट्स में, लेकिन कई सारे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पोस्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जुडिशरी में कई सारे चेंजेस किए गए, तो कई सारे कंट्रीब्यूशन भी है और कुछ डिफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका 360 डिग्री व्यू है एक टॉपिक का, कि अब इससे आपको प्रीलिम्स लेवल में पूछे, मेंस लेवल में पूछे, आंसर राइटिंग में पूछे, वन लाइनर में पूछे, कुछ भी पूछे, तो अब आप एकदम फ्रीली और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में, और इसी तरीके से एक टॉपिक को तैयार किया जाता है। और जहाँ तक बात है इस और एक और बात कि आपको अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, अब मैं क्रिएट करूंगा और उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं इसकी पीडीएफ को भी मैं ऐड कर दूंगा, और कल से आप जो वीडियोस देखेंगे उसमें मैं टेलीग्राम का लिंक मैं अगर देखता हूँ टेलीग्राम में इसे मैं शेयर कर दूंगा इसके पीडीएफ को, ताकि आपको एक्चुअल में जो मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हैं वो आपको नोट्स मिल जाए और आप इससे आप रिवीजन कर ले और आपको नोट्स बनाने की टेंशन ना रहे, ठीक है। मैं आपको इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या है, यानी कि देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया, ठीक है। किस लिए आया, ताकि जो है रिफॉर्म लाया जा सके ब्रिटिश इंडिया में और एक तरह से कंट्रोल किया जा सके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। लेकिन क्या होता है कि कुछ एक्ट्स में कई बार कोई चीज छूट जाती है, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कोई चीज कमी रह जाती है, तो उसी कमी को दूर करने के लिए और उसी को रेक्टिफाई करने के लिए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को रेक्टिफाई करने के लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और ये विलियम पिट्स जो हैं उनके नाम पर ये एक्ट लाया गया था, ठीक है, 1784 में, ठीक है। किस एक्ट को, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए ये एक्ट लाया गया, ये कह सकते हैं। समझ में आ रही बात। अब देखते हैं कि इट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट which क्या distinguished between the commercial and political function of the company, ठीक है।
अब क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, कमर्शियल, ठीक है, और पॉलिटिकल फंक्शन को कंपनी का उसे डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। यानी अब कमर्शियल मैटर अलग से देखे जाएंगे और पॉलिटिकल मैटर्स जो है वो अलग से देखे जाएंगे। बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अलग से देखी जाएंगी और पॉलिटिकल जो भी फंक्शन है, मिलिट्री से रिलेटेड है या और भी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है, वो पॉलिटिकल मैटर्स को अलग से देखी जाएगी, ठीक है। ये अलग कर दिया गया, यानी पहली बार फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट स्टेप जो लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम लिए गए, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को कंपनी का अलग कर दिया गया, यानी डुअल गवर्नमेंट का एक तरह से कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया। डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं लाया गया। और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन इंडिया जो है, इसका फाउंडेशन यहाँ से रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट से कि अब सेंट्रली जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। और गवर्नर जनरल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किया गया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है 4 मेंबर का वो असिस्ट करने के लिए ये किया गया। साथ ही साथ ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही बताई है कि पहला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है। और स्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 में, जो कि जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस होंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे ये है कि इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट टू इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। बात क्या किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए ओवर कंपनी के ऊपर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठा दिया, जो कि गवर्निंग बॉडी होगी कंपनी की, जो कि रिपोर्ट करेगी किस मैटर पर, रिवेन्यू पर, सिविल पर और मिलिट्री अफेयर्स पर, जो कि हो रहा है, ठीक है। और गवर्नर, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी अब जो गवर्नर जनरल जो है वो मेन पावर हो गया, मेन प्रेसिडेंसी हो गई, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो है वो इसके सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेंगे। ये मैंने पहले ही बता दी। यानी व्हेन द 3 प्रेसिडेंसी वेर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है। पहले ये अलग अलग थी, अलग इंडिपेंडेंट बॉडी थी जो अब इसके सबऑर्डिनेट कर दी गई। यानी सिंपल सा बात है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे फाउंडेशन रख दिया गया। It was the Pitt's India Act which distinguished between the commercial and political function of the company. पिट्स इंडिया एक्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट ये चेंजेस किए गए कि यहाँ पे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है पिट्स इंडिया एक्ट की, और ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं। बाकी सारी चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग बस ये इसलिए ये लाया गया क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में ये कमी थी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को, यानी डुअल जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, पिट्स इंडिया एक्ट में सिर्फ कमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर को अलग कर दिया गया। बाकी सारी चीजें आपका रेगुलेटिंग एक्ट से ही मिलती जुलती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये रिपीटेड नहीं है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर में ये सारी पॉइंट्स यही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। रेगुलेटिंग एक्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, पिट्स इंडिया एक्ट मैंने कंप्लीट कर दिया ये टॉपिक, और इसकी पीडीएफ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा और टेलीग्राम में इसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला क्लास का जो टॉपिक होगा, ये चार्टर एक्ट में खत्म करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये तीनों चार्टर एक्ट, ठीक है, ये तीनों चार्टर एक्ट में कंप्लीट करने वाला हूं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट है, 1861 का, 1892 का, 1909 का। उसके बाद 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1919 का, 1935 का। उसके बाद इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, 1947 में आज़ाद हो जाता है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अपने एक्चुअल, मतलब ये इसके बाद ये सारा इंट्रोडक्शन ये सब चलेगा ये टॉपिक। उसके बाद हम लोग पॉलिटी के एक्चुअल सेशन में उसके बाद हम लोग आएंगे। उसके बाद प्रीएम्बल होगा, आर्टिकल्स वगैरह एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा पॉलिटी का सीरीज जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और मैं डेली क्लास इसीलिए लूंगा ताकि आपका पॉलिटी का सेशन जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले, और पॉलिटी जो है आपका इतना मजबूत हो जाए कि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन आए आप बेधड़क होके कोई भी एग्जाम पर इसमें आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो। तो एक ट्रस्ट बनाकर रखना है, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, ठीक है। और यहाँ जो पर्सनालिटी बारे में मैंने पूछा था, ये है B.R. अम्बेडकर साहब हमारे, ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी हैं ये, ठीक है। तो ये मीटिंग हो रही है आपकी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के दौरान, ये मैंने बताया था। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट इसका मिल सके जो एक्चुअल में जो क्लास वगैरह करने में असक्षम है, नहीं कर सकते हैं, और आप सभी को इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि आप पेड कोर्सेज में भी जाओगे, कोई भी कोर्सेज में जाओगे, इतने डिटेल में किसी टॉपिक को कवर किया जाता है ये मुझे अभी भी शक है, ठीक है। हो सकता है पेड कोर्सेज में आपसे 6,000 से लेकर 10,000 रुपये भी लेकर पॉलिटी के सेशन में कराया जाए, लेकिन आपको जब जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो उसके लिए आपको दिक्कत क्या है भाई, आपको सिर्फ क्लास करना है, ठीक है, और सपोर्ट करना है इस चैनल को। तो मिलता हूँ कल आपसे इसी समय में, ठीक है। ये क्लास जो है डेली 11:15 पर ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आप लोग आइए और देखिए डेली क्लास, ठीक है, रोज अटेंड करना है, शेड्यूल बना लीजिए ताकि पॉलिटी आप लोग एकदम डेली बेसिस में आप लोग इसे कंप्लीट करें, ठीक है। आधा घंटा का सेशन होगा, कई बार उससे बड़ा सेशन भी हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है। और एक बात कि आपसे करंट अफेयर्स का भी सेशन मैं हो सकता है आज से या कल से शुरू कर दूं और डेली बेसिस पर एकदम यूपीएससी लेवल की तैयारी करूंगा, और करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये गारंटी मैं देता हूं कि आप लोग एग्ज़ाम में एकदम कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है, पॉलिटी को लेकर भी और करंट अफेयर्स को लेकर भी, ठीक है। तो बने रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।